किस्सा भारत के प्रधानमंत्रियों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर से राष्ट्र निर्माता तक। कहानी किस्से की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1889 को संगम नगरी इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के भव्य आनंद भवन से। भारत के सबसे अमीर और नामी वकीलों में से एक मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के घर एक बालक ने जन्म लिया, जवाहरलाल। बालक जवाहर का बचपन किसी राजकुमार की तरह बीता। घर पर ही अंग्रेज अध्यापकों से शिक्षा हुई। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड के मशहूर हैरो स्कूल चले गए। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रिनिटी कॉलेज से विज्ञान की डिग्री ली और लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली। 1912 में जब 23 साल के जवाहरलाल भारत लौटे तो वो पूरी तरह एक वेस्टर्न एलिट बैरिस्टर थे। सूट बूट, बेहतरीन अंग्रेजी और एक आरामदायक जीवन, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1919 का साल भारत के इतिहास में एक काला अध्याय लेकर आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने नेहरू के भीतर सोए हुए देशभक्त को जगा दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों का युवा जवाहर पर ऐसा असर हुआ कि इन्होंने चंद दिनों में ही अपनी कीमती गाड़ियां, विदेशी कपड़े और वकालत का पैसा त्याग दिया। पिता मोतीलाल नेहरू भी बेटे के इस जज्बे को देख खुद को रोक न सके और पूरा नेहरू परिवार आजादी के अलग जगाने में कूद पड़ा। सूट बूट पहनने वाले बैरिस्टर जवाहरलाल अब खादी का कुर्ता और नेहरू टोपी पहनकर भारत के गांव-गांव में किसानों और मजदूरों के बीच घूम रहे थे। अंग्रेज सरकार के लिए जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा खतरा बन चुके थे। साइमन कमीशन का विरोध हो या नमक सत्याग्रह, हर आंदोलन में नेहरू अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। आजादी की राह में नेहरू ने अपनी जवानी के लगभग 9 साल, लगभग 3259 दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताए। अल्मोड़ा, देहरादून और अहमदनगर किले की ठंडी अंधेरी कोठरियों में रहते हुए उन्होंने केवल समय नहीं बिताया बल्कि कालजयी पुस्तकें लिखी। भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियां और अन्य पुस्तकें। रावी नदी का तट और पूर्ण स्वराज 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दर्ज हो गया। 40 वर्ष के युवा नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में रावी नदी के तट पर पहली बार गरज कर कहा, अब हमें आधी अधूरी आजादी नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी करीब आ रही थी और सवाल था कि आजाद भारत का नेतृत्व कौन करेगा। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस समिति के भीतर कई नाम थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आधुनिक सोच रखने वाले युवाओं के चहेते और धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि के लिए नेहरू सबसे मुफीद चेहरा थे। गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने कदम पीछे खींचे और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनने की राह पर आगे बढ़े। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, घर में जब 12 बजे पूरी दुनिया सो रही थी और भारत अपनी आजादी की नई भोर में सांस ले रहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय कक्ष से वो ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। बरसों पहले हमने नियति से एक वादा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे, उस वादे को पूरी तरह निभाएं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन यह राह आसान नहीं थी। बंटवारे का दर्द, सांप्रदायिक दंगों की आग और शरणार्थियों का सैलाब। नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले देश को इस हिंसा से उबारा और जख्मों पर मरहम लगाया।
आजादी के बाद पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना था कि भारत जैसा गरीब, अशिक्षित और विविधताओं से भरा देश लोकतंत्र को नहीं संभाल पाएगा और बिखर जाएगा, लेकिन नेहरू ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। इतिहास का सबसे बड़ा आम चुनाव 1951-52 नेहरू ने हर वयस्क नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, को वोट देने का समान अधिकार दिया। भारत का पहला आम चुनाव दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार बना। देश को भूखमरी और गरीबी से निकालने के लिए नेहरू ने भाखड़ा, नागल और हीराकुंड जैसे बांध बनवाए, जिन्हें उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। जब देश के पास संसाधन कम थे, तब नेहरू ने IIT, IIM, एम्स, इसरो और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे संस्थानों की आधारशिला रखी। वे जानते थे कि बिना विज्ञान और शिक्षा के भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। आनंद भवन के ऐशो आराम से निकलकर 9 साल जेल में बिताने वाले और शून्य से उठकर भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सच्चे वास्तुकार थे। 1962 के भारत चीन युद्ध ने नेहरू को गहरा मानसिक आघात पहुंचाया। गिरते स्वास्थ्य के कारण 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। यह था भारत के पहले प्रधानमंत्री का संघर्ष और निर्माण का किस्सा भारत के प्रधानमंत्रियों का के अगले एपिसोड में देखिए उस जननेता की कहानी जिन्होंने देश को आत्मविश्वास दिया और नारा दिया, जय जवान जय किसान। मिलिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में जो पहला भाषण दिया, वह भाषण आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। यदि वो आपने नहीं सुना तो क्या सुना, वो अंग्रेजी में भाषण। बरसों पहले हमने नियति से एक वादा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने उस वादे को पूरी तरह निभाएं। सुनिए नेहरू जी का वह भाषण, वह स्पीच जो हिंदुस्तान का सवेरा लाया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step and opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor,
and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children live.